नमस्कार दोस्तों। आज हमारा कक्षा 6 का पाठ है सामाजिक विज्ञान का। आज विषय शुरू करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान में पाठ नंबर 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। सुर्खी का मतलब होता है एक अखबार की लिखी हुई ऊपर की टैग लाइन। 100 साल पहले। वह सोचने लगी, कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कि कोई व्यक्ति किसी समय के बारे में कैसे जान सकता है कि उसके कितने समय पहले हुआ था। कैसे पता लगाए? यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो, और आजकल तो यूट्यूब भी देख सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जो उस समय की स्मृति में हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है? तो इसके बारे में हम निम्न प्रकार की वस्तुओं से जान सकते हैं। मैं आपके सामने इसको सरल शब्दों में यूज करता हूँ कि हम पिछले समय के बारे में जान सकते हैं। हम अतीत के बारे में अभिलेखों, ताम्रपत्रों और खुदाई में, अभी जैसे अपने सिंधु सभ्यता की खुदाई करते हैं, मोहनजोदड़ो की खुदाई करते हैं, या अपने यहाँ पे कोई नींव खोदते हैं तो नीचे से जो सामान प्राप्त होता है तो उनसे पता चलता है कि उस समय के लोगों का जीवन कैसा था। उन सामग्रियों से उस अपने पुराने ज़माने में क्या होता था। बड़े बूढ़ों की बात सुनते हैं, युद्धों की बात सुनते हैं, किलों को देखते हैं, भवनों को देखते हैं, तो उस समय के जीवन के बारे में अपने को जानकारी प्राप्त होती है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जानना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। अब हम अतीत के बारे में निम्न वस्तु से मैंने आपको जानकारी दी कि अतीत के बारे में हम ताम्रपत्रों, अभिलेखों से, सिक्कों से, नोटों से, उस समय लिखे हुए पत्रों से, और सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि उस समय की आ रही किंवदंतियों के माध्यम से भी उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब जानकारी प्राप्त होती है, वो जानकारी किस मुद्दों पे प्राप्त होती है हम उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे गुप्त काल को श्रवण काल कहा जाता है, अर्थात वास्तुकला का श्रवण काल कहा जाता है। तो गुप्त काल में मिली हुई मूर्तियाँ और मंदिरों से ये साबित होता है कि उस समय की जो मूर्ति कला थी, वो वास्तुकला थी, वो अपनी उत्कृष्ट श्रेणी में थी। बहुत अच्छे अच्छे भवन बनाए गए हैं। आपने देखा होगा अभिलेख मिलते हैं, जैसे अशोक के अभिलेख मिलते हैं। आप सबसे राजस्थान में सबसे पुराना अभिलेख आपको खुश जानकर खुशी होगी कि आप जिस जिले के हो, सिरोही जिले का बसंतगढ़ का अभिलेख उस अभिलेख में सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। नोट कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। हम किताब पढ़ रहे हैं, किताब के साथ साथ में हमको ये भी ध्यान रखना होता है कि हम समसामयिक घटनाओं के ऊपर भी ध्यान देते जाएं। सिरोही के बसंतगढ़ का अभिलेख में सबसे पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये बेहतर बात थी, आपको जानकारी दे दी। अब इन अभिलेखों से उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक कैसी थी व्यवस्था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वैदिक काल में कैसी धार्मिक व्यवस्था थी, उत्तर वैदिक काल में कैसी धार्मिक व्यवस्था थी। उत्तर वैदिक काल के बाद में जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ तब उस समय की कैसी व्यवस्था रही होगी। बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर अशोक के द्वारा किए गए सुधार, और आपने देखा होगा जैन धर्म का उदय, जैन धर्म के द्वारा किए गए सुधार। तो इन सभी के द्वारा उस समय की धार्मिक व्यवस्था के बारे में अपने को पता चलता है। फिर आपने देखा होगा 17वीं शताब्दी में पुनर्जागरण हुआ था। राजा राम मोहन राय, आपने नाम सुना होगा तो उसके दिन। तो पुनर्जागरण के क्या कारण थे? पुनर्जागरण में कौन कौन हिस्सेदार थे? आत्मीय सभा, आपने ब्रह्मचारिणी सभा, ऐसे शब्द नामों को सुना होगा। अब हम बात करते हैं आगे कि इन लोग, उस समय के लोग कहाँ रहते थे। तो यहाँ पे पॉइंट बने हुए, उस समय के लोग नर्मदा के क्षेत्र में रहते थे। कई लाख वर्ष पहले तो लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले लोग आरंभिक लोग, उस समय के लोग। अब बात करते हैं अतीत काल के लोगों को मुख्यतः 3 भागों में बसे हुए बताया गया है। पहला भाग है नर्मदा नदी के क्षेत्र में, दूसरा है सुलेमान और किरदर पहाड़ियों के आसपास का क्षेत्र, तीसरा है गंगा
के आसपास का ये नदी, गंगा और उसकी सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र, सिंधु और सिंधु के सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र, 4 क्षेत्र हैं। आप इसको समझिएगा, थोड़ा डिटेल से चलते हैं नर्मदा नदी के बारे में। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। रहने वाले अरबिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब होता है सामग्रियों को इकट्ठा करने वाले, जो आसपास के जंगल की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों तथा फलों के अन्य उत्पादों को यहीं से संग्रह किया करते थे। जानवरों का आखेट तथा शिकार करते। अब हम बात करते हैं सुलेमान। सुलेमान पहाड़ कहाँ आया हुआ है? सुलेमान पहाड़ आया हुआ है एक काबुल के आसपास का क्षेत्र में। काबुल जहाँ पर अफगानिस्तान, आप न्यूज में सुन रहे होंगे कि तालिबानी अब हमला करने, तालिबानियों का अफगानिस्तान पे कब्जा हो गया है। तो तालिबान वाला ही क्षेत्र मान सकते हैं आप। आज अफगानिस्तान के 80% हिस्से पर तालिबान का कब्जा है। आप जानते होंगे 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान एक था, और उसके पहले अफगानिस्तान भी भारत की जो सीमाएं थी उससे लगता था। भारत और अफगानिस्तान को डुरुंड रेखा, नाम क्या है? डुरुंड रेखा के माध्यम से दोनों देशों को अलग किया गया था। अंग्रेजी काल के समय डुरुंड रेखा के माध्यम से अफगानिस्तान और भारत को अलग किया गया था। आपको अफगानिस्तान के बारे में आपने एक महाभारत सीरियल तो देखा होगा, वहाँ पर गांधार नरेश शकुनी, तो गांधार के जो नरेश शकुनी, तो गांधार भी अफगानिस्तान में ही है। और सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था, आपने पढ़ा होगा, तो लगभग 326 ईस्वी पूर्व, तो उस समय भी 326 ईस्वी पूर्व भी वो सिकंदर भी उसी समय के काल के आदमी थे। तो वो भी अफगानिस्तान होते हुए ही झेलम नदी के किनारे आए, जहाँ पे पूर्व के साथ में उनका युद्ध हुआ। 322 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य हुए, और फिर ये घटनाक्रम आगे बढ़ता रहा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। अब आप सिंधु नदी के किनारे पनपी हुई सिंधु सभ्यता, मोहनजोदारो, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते होंगे। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ जैसे झेलम, चिनाब, उनके किनारों पर बसी हुई सभ्यता भी सिंधु सभ्यता की श्रेणी में रखी गई है। गंगा और यमुना का दो आब क्षेत्र। गंगा दो आब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, और उनकी सहायक नदियों के बीच का क्षेत्र, उसमें रहने वाले लोग किस प्रकार रहते थे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो इसी क्षेत्र में कोई ऐसा स्थान है, अब पहले बात करते हैं सुलेमान और वहाँ की। यहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष पहले गेहूँ और जौ जैसे फसलों को उपजाना आरंभ किया था, और उन्हीं भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं का पालतू बनाया गया था। और उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता कीजिए। अब यहाँ पे आपको जानकारी है, थोड़ा भारत में सबसे पहले जो खेती के जो उदाहरण हैं वो मिलते हैं उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, और राजस्थान में सबसे पहले खेती के जो उदाहरण है वो कालीबंगा में मिलते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता के वहाँ पे से जो कालीबंगा है यानी काली चूड़िया, वो राजस्थान में। ठीक है, सहायक नदियाँ कहते हैं एक बड़ी नदी में मिल जाते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा और उसकी सहायक नदियों किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। मगध साम्राज्य के बारे में लगभग ऐसा माना जा सकता है कि भारत के प्राचीन काल का इतिहास जो लिखित है वो मगध का इतिहास ही है। लगभग आपने मगध राज जरासंध का नाम सुना होगा, मगध राज चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा, जिन्होंने नंद वंश के शासक घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन करने से या ये जो उस समय का जो भारत था उसकी परिभाषा क्या थी, उस समय का भारत था वो लगभग मगध के आसपास के क्षेत्रों के से लगभग इतिहास में जो हमारे परीक्षा के संबंधित आते हैं तो मगध के इतिहास के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अपने को मिलती है, उसी का अध्ययन करना होता है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा इसके लिए असंभव थी। कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। धार्मिक लोग भी लोगों को शिक्षा देने के लिए
एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने के लिए चाह में भी उत्सुकतावश इधर उधर भ्रमण करते थे। इन सभी यात्राओं में लोग एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आगे हम पढ़ेंगे कि ये लोग यात्राएं क्यों करते थे। तब तक के लिए नमस्कार। आपका होमवर्क आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझा दी है कि सिंधु नदियों के किनारे कौन सी सभ्यता पनपी, इसके समझ, और गंगा नदी के क्षेत्र में कौन सी सभ्यताएं पनपी और क्या क्या हुआ, उसके बारे में लगभग जानकारी दे चुका हूँ। आगे लोग यात्राएं कितनी कहाँ करते थे, कैसे करते थे, उसके बारे में किताब से भी बेहतर बताया। ठीक, आपको अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।